हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस टॉपिक्स को या फिर उस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 या मोर देन 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कुछ टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो पहला जो टॉपिक है वो की है कि प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटेजीज, जिसमें बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड द बर्थ कंट्रोल, दैट इज हाउ पॉपुलेशन मेजर्ड कैन बी कंट्रोल्ड। देन उसके बाद आता है एमटीपी, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड उसके बाद आता है एसटीडी, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक्स को, इस चैप्टर के बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आता है दैट इज द प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटेजीज। इसमें से हम क्या समझ सकते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? दैट इज reproductive health according to WHO is defined as the total physically, mentally, emotionally, behaviorally and also reproductively active person। ठीक है, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड उसका बिहेवियरली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, उसको बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो उसमें से जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था दैट इज द इन द ईयर 1951। तो 1951 को क्या हुआ था, दैट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। उस प्लानिंग में क्या हुआ था, दैट इज जब इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे मेजर्स या फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज लिया हुआ था, जिसके अंडर पॉपुलेशन को कंट्रोल पे लाना हुआ था। ठीक है, जैसे बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट हुआ था, बहुत सारे, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में अभी भी एजुकेशन का बहुत ही लेगेसी है। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है, वो दिक्कत होता है रिगार्डिंग कि बहुत सारे लोगों को समझने में या फिर उसके साथ डिस्कशन करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट में क्या नॉर्म्स एंड पॉलिसी स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट इज द एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन टू बी टॉट इन द स्कूल। ठीक है, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, बाय प्रिंट मीडिया, देन न्यूज़पेपर, लीफलेट्स, ऐसे बहुत सारे चीजों से लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसे बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं ऐसे नॉर्म्स एंड पॉलिसी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग, कैसे लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे हम सेक्स एजुकेशन उसको बता सकते हैं, या फिर स्कूल में जब एक बच्चा पढ़ते हैं तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ अच्छा चीज, ठीक है, देने के लिए बोलता है। तो अब जब आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, देखिए जैसे जैसे हमारा सोसाइटी आगे चल रहा है इंडिया, देन वो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी से बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, दैट इज एक स्लोगन दे दिया, दैट इज हम दो हमारे दो। दैट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने बोला है कि ईच फैमिली शुड हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब हर एक फैमिली में सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो गवर्नमेंट में पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बहुत मैसिवली राइज कर रहे हैं इंडिया में। और उसमें से जो एमएमआर एंड आईएमआर, व्हाट इज एमएमआर, दैट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये दो चीज बहुत डिक्रीज हो गया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज होने के बाद वो पॉपुलेशन रेट और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए कंट्री में बहुत सारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्राइसिस, देन जॉब्स, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये कुछ था इनिशियली स्टार्टिंग के लिए, बहुत सारे डिस्कशन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या करना चाहिए, दैट इज द एंटीनेटल केयर करना पड़ेगा। देन ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ गाइडलाइंस देना पड़ेगा उनको, आशा से, वेरियस टाइप से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनके रिगार्डिंग से ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस, या फिर कैसे चलना चाहिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड उसको कैसे बोलना चाहिए, या फिर एक बच्चे को कैसे आगे जाना चाहिए। देन जब एडल्ट होता है तो मैरिजेबल एज ग्रुप बता दिया कि मेल के लिए कितना होगा और फीमेल के लिए कितना होगा। तो मेल के लिए तो अराउंड 21 कर दिया और फीमेल के लिए 18 ईयर्स तक वो गवर्नमेंट था। लेकिन अब वो उसमें चेंजेस, थोड़ा करिकुलम में चेंजेस आए हैं कि बोथ को अराउंड 21 एंड 25 होना चाहिए। फॉर फीमेल इट शुड बी 21 एंड फॉर मेल इट शुड बी 25 ईयर्स।
इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स अप टू दैट? मतलब ये चीज सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर ही आता है। वो कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, सबको कैसे समझा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये सब कुछ था। अब आते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बहुत सारे बर्थ कंट्रोल जो होता है। बर्थ कंट्रोल में बहुत सारा स्टेप्स क्या होता है या फिर बहुत सारा प्रोसेस क्या होता है, उसी को अभी हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो हम चीज देखेंगे जो कि है द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, दैट मीन्स जो अगर अननेसेसरी कुछ प्रेगनेंसी आ जाते हैं या फिर उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा स्टेप्स है, प्रोसीड्यूर है। दैट इज फर्स्ट क्या है, दैट इज द नेचुरल मेथड। सेकंड क्या है, बैरियर मेथड। थर्ड होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर ओसीपी कहते हैं हम उसको। उसके बाद आता है आईयूसीडी या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देन उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो ये कुछ मेथड है, उसको हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए और एंट्रेंस के लिए। तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, तो देखो नेचुरल मेथड मतलब क्या। जब नेचुरल मेथड में आता है एक प्रोसेस दैट इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट मींस जब लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? देखो लैक्टेशन फेज कब आता है, जब डिलीवर होता है, दैट इज पार्चुरेशन होता है। ठीक है, पार्चुरेशन ऑफ द बेबी होने के बाद जो लैक्टेशन फेज रहता है 6 महीने तक, 6 मास तक, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। और एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसको नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो पाता है। ठीक है, उस फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन लेवल व्हिच occurs in the lactational amenorrhea phase। उसमें चांसेस बहुत ही कम है कि एक स्पर्म जाकर ओवम को फ्यूज करेगा, क्योंकि उसमें जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ना, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, वो ओव्यूलेशन डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके दौरान मैच्योर्ड ओवम फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर मैच्योर्ड ओवम नहीं फॉर्म होगा तो स्पर्म जाकर उसको फ्यूज नहीं कर पाएगा, जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड और लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, और ऐसे और भी प्रोसेस है, दैट इज द पीरियोडिक एब्सटिनेंस or withdrawal method, that is before the ejaculation of the sperm the penis should be ejaculated from the vagina, that's called the withdrawal method। ठीक है, सेकंड क्या आता है, बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में कौन सा स्टेप आएगा? देखो बैरियर मेथड में ऐसे बहुत सारे आएगा, जैसे कॉन्डोम्स आएगा, देन डायाफ्राम्स, सर्विकल वॉल्स, ऑल सच थिंग्स। ठीक है, कॉन्डोम्स, देन डायफ्राम्स, निरोध, वो सब आएगा बैरियर मेथड में। ठीक है, जो एक मतलब वो इजीली अवेलेबल होता है और फ्रेंडली यूजर उसको यूज करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसको हम थोड़ा इलेबोरेटली देखेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को। और उसके बाद आता है आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इन दोनों चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से इवोल्यूशन या फिर ब्रीफ क्वेश्चन भी आते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर आईयूसीडी क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूसीडी क्या होता है, उसको हम इवोल्यूटली करेंगे। देन लास्ट में आता है दैट इज अ सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर्जिकल मेथड में 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, एक तो होता है दैट इज द ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और दूसरा क्या होता है, दैट इज द वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, दैट इज फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है, उस फेलोपियन ट्यूब को लाइगेचर करके उसको कट कर देते हैं, उसको टाई अप कर देते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, ना तो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस कर सकता है और नहीं तो ओवम वहां से आकर फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस कर सकते हैं। सपोज इमेजिन करो फेलोपियन ट्यूब है और इसको मैंने कट करके ऐसे टाई अप कर दिया। ठीक है, तो इसमें से ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी होता है जो वास डिफरेंस होता है टेस्टिस में मेल्स का, उस वास डिफरेंस को ऐसे कट कर देंगे और उसको टाई अप कर देंगे, तो स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म होगा लेकिन वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स एंड वेसेक्टोमी फॉर मेल्स। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इतना तक आपको समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स में ये 2 आते हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। तो अभी हम चलते हैं जो ओसीपी एंड आईयूसीडी मैकेनिज्म है उसको हम देखने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो
ओसीपी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, वो 21 डेज का एक पिल्स होता है, ठीक है, उसमें 21 डेज का टेबलेट्स होता है, जिसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन करके वो 21 डेज का एक पिल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो डे 1 स्टार्ट से 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ्टर द ब्लीडिंग फेज. When the menstrual cycle starts, after the bleeding phase, the tablet should be taken after 3 days or 5 days. तो ईस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है इथिनिल इस्ट्रेडियोल, और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो उसको बोलते हैं लिवोनोरगेस्ट्रल और नोरगेस्ट्रल और डेसोग्रेस्ट्रल, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. तो ईस्ट्रोजन का मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ में सेम ही रहता है, दैट इज द इथिनिल इस्ट्रेडियोल, एंड प्रोजेस्टेरोन का जो होता है कि लिवोनोरगेस्ट्रल. इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके वो टेबलेट्स का प्रिपरेशन होता है. तो उसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है? उसका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो LH, that is the luteinizing hormone, and FSH, that is the follicle stimulating hormone, इन दोनों हार्मोन को डिक्रीज करके रहता है बॉडी में, ठीक है. दैट मींस when you take these pills, when a female take these pills, after that वो LH and FSH को डिक्रीज कर देगा, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो उसमें से क्या होगा? अगर LH एंड FSH कम हो गया तो बॉडी में, दैट मींस ओव्यूलेशन नहीं होगा, दैट मींस देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, ठीक है. तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा तो देयर विल बी लेस चांसेस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है. तो यही था इसका कॉन्सेप्ट, दैट इज ओसीपी इज नथिंग बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल व्हिच इज अ पिल ऑफ 21 डेज. एंड वो कैसे बनता है? टू चीज से, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ईस्ट्रोजन का क्या कॉम्बिनेशन है? दैट इज द इथिनिल एस्ट्रेडियोल, एंड प्रोजेस्टेरोन का क्या कॉम्बिनेशन है? दैट इज द लिवोनोरगेस्ट्रल और डेसोग्रेस्ट्रल और नोरगेस्ट्रल. ऐसे बहुत सारे वैरायटी आते हैं, और उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दैट इज वो LH एंड FSH को डिक्रीज करके रहते हैं. तो अगर LH एंड FSH कम होगा तो उसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांसेस नहीं है. तो ये है ओसीपी का मेन मैकेनिज्म, ठीक है. तो आप देखो, कुछ कुछ टेबलेट्स में क्या होते हैं, कोई तो 21 है और कुछ में 28 टेबलेट्स भी आते हैं. तो बोलते हैं कि 28 डेज कहां से आया? क्योंकि 21 तो है क्या? 21 है दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और बाकी जो 7 टेबलेट्स है वो 7 टेबलेट्स आता है आयरन एंड फॉलिक एसिड, ठीक है. आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट आता है जो इस टेबलेट के साथ कॉम्बिनेशन करके देते हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो ब्लीडिंग फेज होता है जिसके दौरान हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो सकता है. इसके लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन करके उसको 28 डेज तक कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू अप टू द 28 डेज, ठीक है. तो वो डे वाइज चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, डे 2, डे 3. लेकिन उसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है. देखो, अगर कोई औरत या कोई फीमेल एक दिन टेबलेट लेना भूल गया, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट दिन क्या करना होगा? 2 टेबलेट एक साथ लेना पड़ेगा. सपोज ए लेडी फॉरगेट्स टू टेक 1 टेबलेट डे, सो शी मस्ट टेक 2 टेबलेट्स ऑन द नेक्स्ट डे. अब पूछोगे कि अगर एक दिन गलत हो गए तो समझ गया 2 दिन, नेक्स्ट डे उसको 2 टेबलेट्स लेना है. लेकिन अगर ऐसे 2 दिन मिस्टेक हो गए तो अगर वो 2 दिन भूल जाते तो उसको इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना पड़ेगा फॉर 1 मंथ, ठीक है. वो और कुछ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस या फिर और कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर उसको मूव करना पड़ेगा, जैसे कि बेरियर मेथड हो सकते हैं और कुछ मेथड पे हो सकते हैं. लेकिन अगर वो औरत भूल जाता है कि 2 टेबलेट लेने के लिए, तो उसको फुल इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना पड़ेगा. ये है उसका मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन. उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग इस टॉपिक को समझ जाओगे, ठीक है, कि उसमें मेन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक. तो आप जो है वो है कि दैट इज द IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है. तो देखो, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है? ये डिवाइस ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखो, नंबर 1 कॉपर टी होता है, कॉपर टी, देन कॉपर 7. नंबर 2 क्या होता है? LNG20, देन प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है. देन और एक भी है, दैट इज द नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, उसको बोलते हैं लिप्स लूप. तो देखो बच्चों, वो जो IUCD होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी और कॉपर 7, वो क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग.
जो क्या करते हैं, जब कॉपर टी वो एक डिवाइस होता है, वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा फीमेल के यूटेरस में उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद ये कॉपर टी या फिर कॉपर 7 उसका मेन रोल क्या होता है, वो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करते हैं, ताकि जब कोइटस होगा या फिर इंटरकोर्स होगा, इस कॉपर वो स्पर्म का मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा, स्पर्म यूट्रस से होकर फेलोपियन ट्यूब में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका मेन मैकेनिज्म होता है, समझना बच्चों। जो कॉपर टी है वो कॉपर रिलीज करते हैं, तो कॉपर रिलीज करने से क्या होता है, स्पर्म का जो मोटिलिटी है उस मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर स्पर्म का मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने का बहुत ही चांसेस कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, देखो एलएनजी एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, हार्मोनल डिवाइस, हार्मोनल, ठीक है। मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करने से क्या होता है, दैट इज LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर वो हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज वो सर्वाइकल का जो म्यूकस है उस म्यूकस को थिक करेगा। तो अगर सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स थिक, देन स्पर्म विल बी नॉट एबल टू पेनिट्रेट, ठीक है ना। तो ये है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एंड लास्ट जो है दैट इज द लिप्स लूप, वो नॉन मेडिकेटेड होता है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप। तो इनमें से भी क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हिच वन इज द कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, it might be copper T or copper 7, which one is the hormonal releasing device, that is the LNG-20 and progesterone, and which one is the non medicated, that is the lips loop, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से समझोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और आप हमारे चैनल के साथ जरूर रहे, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से उसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम वो इनफर्टिलिटी का टॉपिक, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी रिगार्डिंग वो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।